बहुत बहुत स्वागत आपका और वेलकम सीएनबीसी आवास पर। हम मौजूद हैं इन द सिटी ऑफ जिसे कह रहे हैं वाइन भी डिवाइन भी, नासिक में, जहां पर हो रहा है क्रेडाई का न्यू इंडिया समिट। और ऑन द साइडलाइन ऑफ दिस समिट हम थोड़ी बातचीत करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। वैसे आपको बता दूं कि न्यू इंडिया समिट फोकस करता है देश के टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ पर। वहाँ रियल एस्टेट का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसे वहाँ की रियल एस्टेट डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर और डेवलपर, दोनों पर बातचीत होती है यहाँ पर। तो चलिए इस बातचीत को करते हैं और हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए मौजूद है क्रेडाई की लीडरशिप। मेरे राइट पर हैं बमन ईरानी साहब, प्रेसिडेंट क्रेडाई, और लेफ्ट साइड पर हैं शेखर भाई जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं क्रेडाई के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एंड यू आर नोन फेस। लगातार बात होती रहती है हमारी इनसे और आप जानते हैं इनके ज़रिए कि रियल एस्टेट में क्या कुछ हो रहा है। राइट बमन साहब, पहला सवाल आपसे और वो ये कि ये आपका 6th एडिशन है न्यू इंडिया समिट का। आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि फोकस रखना है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ पर, वहाँ पे कैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट आगे बढ़े। 80% डेवलपर वहीं से आते हैं। तो पहले से लेके छठे समिट तक जब आपने किया, क्या चीज़ आपको लगी कि इस समिट के ज़रिए चेंज होती हुई नज़र आ रही जो आप अचीव करना चाहते हैं? बहुत सारी वेरी गुड क्वेश्चन विपिन जी, और मैं आपको इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि आप अगर पार्टिसिपेशन ही देखें तो हमारे जो डेवलपर्स पहले छोटे शहरों से घबराते थे आने के लिए, वो आज की तारीख में पूरी मात्रा से यहाँ पे आए हैं। दूसरा, ये सबको एक ऑप्शन या जो ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट के लिए वो सारे के बारे में पता चलती है। वही नहीं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेके आते हैं ताकि वो डायरेक्टली वन ऑन वन ये डेवलपर्स से मिलें। आपको मैं एक बता दूँ विपिन जी, आज भी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटे छोटे शहरों में आने से लेट्स से उनकी रीच नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनको पता नहीं है क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वो जब आते हैं हमारे साथ, वो यहाँ के डेवलपर से मिलते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ आने वाला है। यहाँ के डेवलपर्स क्रेडाई के जो हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके साथ डिस्कशन हो सकती है और वो ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, जो मिल के पता चलता है लोगों से, वो ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी बढ़ गया है। सो व्हाट मेरे को अभी तक याद है, फर्स्ट समिट में इवन recognized banks were not giving loans to developers out here. आज की तारीख में फाइनेंस इज अवेलेबल मच मोर फ्रीली फॉर द स्मॉलर डेवलपर्स। दूसरा, ऐसे सब जगह में आने से इवन टीयर 1 डेवलपर्स को ये पता चलता है व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी आउट देयर। सो फॉर इंस्टेंस, जैसे आपने कहा वाइन एंड डिवाइन, तो डिवाइन के लिए तो आज की तारीख में बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं टू इंक्रीज कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म। तो एक तरह से हमें भी पता चलता है कि वी कैन कम ओवर हियर एंड सेट अप मे बी अ होटल, मे बी अ कन्वेंशन सेंटर लाइक दिस, मे बी अ हेल्थ केयर यूनिट, मे बी अ स्कूल, बिकॉज इज अ ग्रेट प्लेस फॉर एजुकेशन ऑल्सो। तो ये सबसे एक सिम्बायोटिक ग्रोथ होती है दोनों जगहों की। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम सब जानते हैं एज डेवलपर्स कि करीबन 50% प्लस ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो अर्बन सेंटर्स की तरफ आ जाएगी बाय 2036। तो ये जब ग्रेट ग्रोथ होगा तो ये 5 या 6 या 7 सिटीज़ में नहीं हो सकता। उसके लिए एटलीस्ट 100 सिटीज़ हैव गॉट टू बी बिल्ड। और शेखर भाई बेटर बताएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट हम एक ज़माने में सोचते थे वी वर लैकिंग, आज की तारीख में उसका इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है जिसके बैक पे रियल एस्टेट वहाँ डेवलप हुआ है। एंड दिस डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो एडिंग प्रॉस्पेरिटी। एक तरह से आप देखिए नासिक की ग्रोथ जो हुई है आज काफ़ी हुई है, और इसके आगे लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं कि अब तो बहुत हो गया, लेकिन कहीं पे भी वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। जैसे आपने पहले के सेशन में सुना कि इतना बड़ा डेवलपमेंट करने के बाद भी वो बोलते हैं वी आर नॉट इवन सर्विंग 0.2% ऑफ द मार्केट। तो ये हमारी भारत की मार्केट है, वो काफ़ी ज़ोरदार है और काफ़ी सेल्फ क्या बोलते हैं कंजम्पशन की मार्केट है। तो इसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी होगी। और हमारा ये मानना है कि NIS जैसे समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि यहाँ के जो छोटे डेवलपर्स अक्रॉस द कंट्री हैं वो एक दूसरे से सीख सकें, बड़े डेवलपर्स से सीख सकें, और हमारे सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उससे काफ़ी टेक बैक उनको मिले। राइट, इनफैक्ट कोशिश यही होती है कि लोग आपस में इंटरेक्ट करें। और आपने अपने सेशन में कहा भी कि आप आए हैं तो सिर्फ अपने ग्रुप के साथ मत रहिए, इंटरेक्ट कीजिए एक दूसरे के साथ कि बाकी देश में दूसरे डेवलपर्स कैसे काम कर रहे हैं। शेखर भाई, आपने कल अपने संबोधन में बोला कि एक सवाल के तौर पे आपने पूछा था कि नासिक की पर कैपिटा इनकम क्या है, तो अराउंड आई थिंक $4,000 आपने कही थी, 3.5-4 लाख के आसपास। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है। क्या आपको लगता है कि
सिर्फ बिल्डिंग बनाना या सिर्फ स्टैंड अलोन ये सोचना कि बस मुझे एक डेवलपमेंट करनी है, उसके आगे निकल कर आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, पूरा इकोनॉमिक समझना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बमन साहब ने अभी की, उस डेवलपमेंट को समझना होगा और एक इकोसिस्टम के तौर पे देखना होगा, ना कि स्टैंड अलोन अपने एक बिजनेस के तौर पे। इस चीज़ को आप कैसे कन्वे करेंगे? कल का जो आपने जिक्र किया है नासिक का, तो उस पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। नासिक का $4,000 का पर कैपिटा इनकम है, मुंबई का $6,200 का पर कैपिटा इनकम है, अहमदाबाद का $6,000। अभी मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड नासिक का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ टोटली डिफरेंट। तो वहाँ 6,000 पर कैपिटा इनकम है तो वहाँ बचता कुछ नहीं होगा, पर नासिक का 4,000 पर कैपिटा इनकम है तो नासिक में 4,000 में से 2,000 बचते होंगे। तो एक नंबर है, पर उससे आपको मार्केट का पोटेंशियल पता चलता है। तो नासिक में लोगों के पास स्पेंडिंग करने के लिए मुंबई से ज़्यादा पैसे, रियल एस्टेट के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नॉट स्पेंडिंग बट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा है। तो ये नंबर्स को ट्रैक करने से आपको पता चलता है कौन सा सिटी कौन सी स्पेस से आगे बढ़ रहा है, पेस से आगे बढ़ रहा है। तो जो पर कैपिटा इनकम है, यानी इंडिया की हम जब जीडीपी की बात करते हैं $4 ट्रिलियन हो गया, तो उसमें मेन जो बेसलाइन नंबर है वो तो पर कैपिटा नंबर है। आपको जीडीपी को डिवाइड करते हैं पर कैपिटा में, तो पर कैपिटा इंडिया का $2,600 है एवरेज और नासिक का $4,000। तो $4,000 तो दैट मीन्स यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप हमने एक अभी स्टडी किया है, मैं आपको वो लिस्ट भी शेयर करूंगा, 50 सिटीज़ का जीडीपी में क्या पोटेंशियल है, आपको वो सिटी के पर कैपिटा इनकम से पता चल जाएगा, सिटी के जीडीपी से पता चल जाएगा। और वो लिस्ट में आप देखेंगे तो ये इमर्जिंग सिटीज़, आजकल हम ये सिटीज़ को टियर 2 टियर 3 सिटी, मैं वर्ड यूज़ करने की जगह इमर्जिंग सिटी वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। दिस आर ऑल इमर्जिंग सेंटर्स, और ये जाके कल का मुंबई को भी शायद पीछे छोड़ सकते हैं, अहमदाबाद को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये इमर्जिंग सिटीज़ है, यहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, बड़े सिटी से ज़्यादा पोटेंशियल छोटे सिटी में डेवलपमेंट का ज़्यादा है। तो मुझसे किसी ने थोड़े दिन पहले शायद मजाक में वो बात कही, लेकिन हर बीतते दिन के साथ मैं थोड़ा फर्म हो रहा हूँ उस बात पर। वो बात ये थी कि आने वाले वक्त में जो छोटे शहर हैं या इवन और छोटे शहर हैं, वहाँ पर रियल एस्टेट महंगा होगा। द वे हमारे जो मेजर सिटीज़ एकदम लोडेड हो रहे हैं, शायद छोटे शहर वो प्रीमियम कमांड करने लग जाएंगे क्योंकि लाइफस्टाइल ईजी, थोड़ा लोड कम। वेल, देखते हैं वो बात क्या होगी। बमन साहब, जब हम बात कर रहे हैं टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन थिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पर फिर आपको एक कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए, आपको वहाँ पर रोज़गार, जीसीसीज़ की कल बात हो रही थी, आपको कनेक्टिविटी चाहिए। क्या वो चीज़ें हैं प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने के लिए, जब सच में आप इन टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ को किसी दिल्ली, किसी बेंगलुरु, किसी मुंबई की लाइन में खड़ा कर पाएंगे? बिल्कुल। मैं तो कहना चाहूँगा, फर्स्ट हमने जब ये एनआईएस किया था वो नागपुर में था, फिर उसके बाद एक बार मैसूर में हुआ था, लास्ट टाइम वाराणसी में हुआ और ये बार यहाँ पे नासिक में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ यू गो बैक टू नागपुर टुडे, नागपुर हैज़ बिकम अ ग्रोथ सेंटर, बराबर है। तो क्यों बना है, वहाँ पे अभी 1200 हेक्टेयर की लैंड शायद जीएमआर को दी गई है ताकि वो एयरपोर्ट को काफ़ी बढ़ा सके। आप नागपुर जाके देखिए तो मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट हो गई है वहाँ पे। नागपुर में रोड्स आप जाके देखेंगे तो बेस्ट हो गए हैं। नागपुर में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स आना शुरू हो गई, स्कूल्स ऑलरेडी थे वहाँ पे और बढ़ रहे हैं, मॉल्स की भी एक नंबर्स बढ़ गई है। तो आपने जो पॉइंट बताया ना, उसको आप परफेक्टली सोचिए। आपका पॉइंट राइट है कि छोटे छोटे शहरों में लोग जाके रहने के लिए एक प्रीमियम देंगे। मैं तो कहता हूँ अगर नासिक फॉर इंस्टेंस मुंबई से 1-1.5 घंटे की जर्नी हो जाए, रोड्स एकदम क्लास के हो जाएं, तो मेरा ये मानना है कि शायद कुछ लोग जो थाना में उनकी बिज़नेस चलती है, शायद 3 days और 4 days फ्रॉम हियर यहाँ ट्रैवल भी कर ले हुए, बिकॉज दे विल एन्जॉय द लाइफ स्टाइल आउट हियर। उनके पास ज़्यादा लैंड होगी, यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको इन द इवनिंग्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, दे आर हैपनिंग ओनली ऑन द बैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ जेन्युइनली, विपिन जी, आज की तारीख में भारत में, इंडिया में ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हो रही है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि वो एक सिटी या 4 सिटीज़ में नहीं हो रही, पूरे भारत में हो रही है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो द फील, जो पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो लोगों में जाता है, तो उनकी एक आमदनी बढ़ती है, उनका एक वेल्थ बढ़ता है। और डबल उससे ज़्यादा पीपल लाइक अस जो वांट टू गो एंड इन्वेस्ट इन, लेट्स से
कल उठ के आई लव हिमाचल प्रदेश एज अ प्लेस, तो मैं क्यों जाके वहाँ पे कुछ ना लूँ, मैं क्यों जाके कर्नाटका में कूर्ग में कुछ ना लूँ। तो आज की तारीख में नहीं लूँगा बिकॉज वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही पीठ की हड्डी टूट जाए। बट इन टाइम टू कम मैसूर का एयरपोर्ट डेवलप होते ही कूर्ग इज़ अबाउट 1.5 आवर रन फ्रॉम देयर, एंड इफ अगर मुंबई मैसूर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए तो आई बी वेरी हैप्पी टू गो टू कूर्ग बिकॉज आई एन्जॉय द फॉरेस्ट लाइफ। तो बोलने का मतलब ये है कि ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, healthcare facilities, religious tourism, which is so strongly growing, good educational facilities, great life, safe, secure जगह, every person, you, me, everybody, जो सोचते हैं कि अपने बच्चे safe environment में पले पड़े, तो we will all look for that, और वहाँ पे जाके हम एक प्रीमियम दे के भी रहना हमें मंजूर होगा। राइट और इन बिटवीन एक और चीज़ इस समिट से जो हमें देखने सुनने को मिली कि रियल एस्टेट अगेन सिर्फ बिल्डिंग मकान वो नहीं, अब कंसेप्ट्स के साथ आ रही है, सीनियर्स लिविंग या बच्चों के लिए फिर कुछ अलग से फैसिलिटीज़ या कोई थीम बेस्ड लिविंग। शेखर भाई उस पर मेरी आपसे बात हो रही थी, तो क्या अब अगला फेज़ जो हम इंडियन रियल एस्टेट के अंदर देखेंगे वो इस तरह का थीम बेस्ड रियल एस्टेट आएगा? डेफिनेटली वो फेज़ चालू हो गया है मेरे हिसाब से, जो थीम बेस्ड डेवलपमेंट का है, और स्पेशली जहाँ स्कोप है, जो टियर 2 टियर 3 सिटी में लैंड अवेलेबिलिटी है, स्कोप अच्छा है, एक अच्छे रेट पे लैंड मिलता है, अच्छे रेट पे डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ थीम बेस्ड डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। पिछले मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ अलग अलग जगह पे अलग अलग थीम पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो काफ़ी सारे। और बाकी जो है, जो स्टूडेंट हाउसिंग है या सीनियर लिविंग है, वो तो दोज आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ रियल एस्टेट, और वो अभी अच्छा परफॉर्म करने लगे। पहले ये था डेवलपर वॉज ओनली लुकिंग कि भाई वो रेसिडेंशियल डेवलपमेंट करेगा या कमर्शियल डेवलपमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटेल डेवलपमेंट कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट कर देगा, ये क्या 2 होटल बना देगा। पर अभी डेवलपर ऐसा नहीं सोचता है। डेवलपर अभी सब चीज़ों में रियल एस्टेट के ये जो जितने भी पार्ट है, यानी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल तो है ही, हॉस्पिटलिटी है, पर उसके साथ में सीनियर लिविंग है, को लिविंग है, वुमेन हॉस्टल है, ये सब में इन्वेस्ट करने लगा है, और वो सब चीज़ें ग्रो कर रही है और उसका रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। तो एक बार कोई भी डेवलपमेंट कब आगे बढ़ता है, एक मैंने डेवलपमेंट कर दिया और रिटर्न उसमें नहीं मिला तो वो प्रोजेक्ट यानी वो जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा। पर अभी हम देख रहे हैं कि सीनियर लिविंग के 50 प्रोजेक्ट हुए और दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो नाउ पीपल आर लुकिंग, अब अभी देख रहे हैं लोग कि ज़्यादा सीनियर लिविंग करा। और बोमन जी शॉर्ट टाइम में 5 या 6 सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाले हैं, जिस तरह से नंबर दिख रहा है, है ना। एवरीबडी इज नाउ कि जहाँ पर नंबर अच्छा है लोग वहाँ डेवलपमेंट करेंगे, और इंडिया में अभी स्पेंडिंग पावर हो गया। आज जब हम पहले बोलते थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आज हम 4 ट्रिलियन पे पहुंच गए। तो इंडिया का स्पेंडिंग पावर है, पर कस्टमर के पास परचेजिंग पावर, तो परचेज पावर पे है तो फिर सप्लाई तो आ जाएगा। तो अच्छा है इंडिया में जिस तरह से रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, और लोगों की नीड समझ रहे हैं और नीड बेस्ड सप्लाई हो रहा है। राइट तो अमन साहब जी 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 आप NIS का एक और टेक अवे ये होगा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी हैवी ये कर रहे हैं, प्रभाव दे रहे हैं उसे। आपने कल गिरीश कुलकर्णी जी के बारे में भी सुना होगा, तो उन्होंने करीबन 4000 एकर्स लैंड को एफॉरेस्टेशन किया है, जहाँ पे 300 झाड़ पर एकड़ में लगाए हैं। तो हमारे सब डेवलपर्स उनसे कल मिले और उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे पास आते हो तो हम इसे सस्टेनेबल वे किस तरह से ग्रो करेंगे। एवरीथिंग डज नॉट हैव टू बी एन NGO और अ चैरिटी। आप कैसे कर सकते हो? तो हम एज क्रेडाई, शेखर भाई बताएंगे आपको, 50 लाख ट्रीज़ प्लांट कर रहे हैं ये एक साल में एज आर 25th ईयर। हम 1 लाख से ज़्यादा घर गृह या IGBC सर्टिफाइड घर बना रहे, ग्रीन होम्स। 5 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अगेन विल बी ग्रीन स्पेसेस, प्लैटिनम लीड रेटिंग टाइप्स। और फिर वी आर डूइंग 1000 स्कूल्स, जिसमें हम 1 स्मार्ट क्लासरूम, 1 लेडीज़ एंड मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयलेट एंड गुड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे जो हमारे एफर्ट्स हैं, ये सारे एफर्ट्स हम थ्रू सच कॉन्फ्रेंसेस लोगों को बताते हैं, एंड दे ऑल्सो लर्न। क्योंकि आपका कस्टमर आज की तारीख में, जिसे कहते हैं इंटरनेशनली ट्रैवल डिसर्निंग कस्टमर हो गया है, वो चाहता है कि वो सस्टेनेबल, आप देखिए इतनी कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है यहाँ पे, लोग चाहते हैं कि वो सस्टेनेबल लाइफ जिए। लोग, सबको इसका प्रभाव समझ पड़ गया है, और हम डेवलपमेंट को किस तरह से सस्टेनेबल करें उसके लिए भी हमारे सब मेंबर्स को एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, कनेक्ट इम्पार्ट करते हैं,
व्यू इम्पार्ट करते हैं, विजन देते हैं उनको, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। और आगे चल के देखना, आप जो ट्रेंड बता रहे हो ना, नेट कार्बन ज़ीरो जो टाउनशिप्स बनेगी, उसमें आप प्रीमियम ले पाओगे और वहाँ के लोग गर्व से रहेंगे कि हमारी जो पूरी लेआउट है दैट इज़ नॉट एमिटिंग एनी कार्बन, एज अ मैटर वी आर न्यूट्रल, तो वी आर नॉट हैविंग एनी एनवायरनमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं मोहन साहब, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, इन जनरल भी सस्टेनेबिलिटी पे आपके काफ़ी फोकस होता है। आपके अपने प्रोजेक्ट हो जाएं, एज ए लीडर भी आपने सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस किया, विच इज़ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के बिना शायद हम आगे अब बढ़ नहीं पाएंगे। वो टाइम आ चुका है। अब ग्लोबल वार्मिंग कोई आने वाली चीज़ नहीं है, हम उससे गुजर रहे हैं। शेखर भाई, एक सवाल जो मैं पूछना चाह ही रहा था वो ये था कि एक तो हमने बात की कि क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं रियल स्टेट में, कि उसमें सीनियर लिविंग आ रहा है या स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं या थीम बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन भारत जो हमारा देश है इतना डाइवर्सिफाइड है कि अलग अलग इनकम क्लासेस हैं। एक तरफ है जो हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री साहब का जो सपना है, तब उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जहाँ पर उसको बहुत बेसिक टाइप की लिविंग चाहिए, अभी तो सर पे सिर्फ छत ही चाहिए। उस सेक्टर को कैसे एड्रेस करेंगे? उसीलिए जो बुमन ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का जो पिछले 10 साल में फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तीनों आता है, तो वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। तो कोई एक रियल एस्टेट है, कोई एक जगह पे एक प्राइस हो गया, वहाँ कम होने वाला नहीं है। पर अगर हम आगे जाके लैंड को अनलॉक करते हैं, यानी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाते हैं, तो वहाँ पर रेट आपको अफोर्डेबल हो जाएगा। तो बॉम्बे का एग्जाम्पल हो या नासिक का एग्जाम्पल हो, तो बॉम्बे नासिक का एग्जाम्पल दिया तो बॉम्बे से यहाँ पर 1/5 में मिलता है, और बीच में अगर नासिक और बॉम्बे के बीच का जो पैच है, वहाँ पर छोटे छोटे टाउनशिप डेवलप हो सकते हैं जहाँ पर अफोर्डेबल घर मिल जाएगा। तो ये अफोर्डेबल घर के लिए क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, जो भारत ने शायद पहले समझा नहीं था, अभी समझ लिया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और रैपिड स्पीड में बढ़ रहा है। तो उसी की वजह से काफ़ी छोटे, आप द्वारका एक्सप्रेसवे देख लीजिए, बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे देख लीजिए, यहाँ नासिक का एक नया कनेक्टिविटी बॉम्बे से हो रहा है। ये सब जो हो रहा है उसकी वजह से लोग अभी बाहर रहना पसंद करते हैं। तो बॉम्बे चले जाएंगे, यहाँ से नासिक के 1 घंटे में पहुँच गए, तो फिर यहाँ रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर तो उसको वहाँ जो मिल रहा था उससे अफोर्डेबल मिल रहा है, और फिर नासिक में भी उसको लगेगा यहाँ कॉस्ट है, तो नासिक के बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वहाँ घर ले लेगा तो उससे भी अफोर्डेबल मिलेगा। तो रियल एस्टेट प्राइस जो है वो आपको अगर मेंटेन करने हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। हालांकि मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी लास्ट माइल कनेक्टिविटी से एक और जो स्लम्स का बहुत बड़ा इशू है, शायद वो भी सॉल्व होता हुआ दिख सकता है। शायद वो बड़े शहरों में बनते हुए ना दिखे। मोहन साहब, अपने एक सेशन में भी आपने एक छोटी सी लाइन कही, बट मुझे लगा उसका मीनिंग बहुत गहरा था। आपने अपनी कम्युनिटी से कहा कि आप लोगों को अपनी अब सोच बदलनी होगी। मैं वो पूछना चाहूँगा, उससे आपका मतलब क्या था? बिल्कुल, देखिए, हेलेन केलर जी ने शायद ये कहा था, उनसे किसी ने सवाल पूछा था, आई एम नॉट श्योर ऑफ द सोर्स, बट किसी ने एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था, व्हाट कैन बी वर्स देन बीइंग ब्लाइंड। तो उन्होंने बताया था हैविंग नो विजन। वो कहना चाहते थे कि अगर आप किसी तरह से यू आर स्लाइटली, क्या बोलते हैं, लेस एबल देन अदर पीपल, लेकिन कोई एक अगर चीज़ होनी चाहिए तो आपके पास विजन होनी चाहिए। और मैं आपको जेन्युइनली तरह से कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने विजन स्टेटमेंट्स किए हैं, वो विजन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरी देश की प्रजा लगी पड़ी है कि वो विजन स्टेटमेंट को अचीव करें, और इनसे उसका ही फ़ायदा हुआ है, लोगों का ही फ़ायदा हुआ है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपको सोच बदलनी होगी वो ये बदलनी होगी, हमने ग्रोथ करके एक एक्रोनिम किया था, वो भी प्रधानमंत्री जी की जो खत आई थी मेरे को, उसमें से हमने उठाया था, ग्रीन डेवलपमेंट, राइट, रिफॉर्म, फिर अपॉर्चुनिटीज़, फिर ट्रांसपेरेंसी, विमेन इंक्लूसिवनेस, ये सारी चीज़ों को लेके हमने ग्रोथ एक्रोनिम बनाया था हमारे सब मेंबर्स के लिए। क्योंकि जब आदमी एक काम करता है तो वो उसके काम के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करता है। हम दिखाना चाहते हैं क्रेडाई के माध्यम से कि आप देखो तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। वो कहते हैं ना, मैं अपनी तकलीफ़ों को देख के कहता हूँ, ए तकलीफ़ तू कोई बड़ी बात नहीं, मेरा खुदा कितना बड़ा है। तो द पॉइंट इज़, आपको इस तरह से लोगों की विजन चेंज करती रहनी पड़ेगी, छोटे गांव वाले को भी दिखाना पड़ेगा। और जो मैंने कल एक बात बताई, आपको याद होगा तो 1960s में जब ली कुआन यू आए थे इंडिया, जब सिंगापुर बन गया था, तो वो
सिंगापुर को कलकत्ता बनाना चाहते थे एक ज़माने में, और आज की तारीख में वो छोटा सा जैसे सिटी स्टेट कहते हैं वो, या दुबई पकड़ लो, कितनी प्रगति कर दी है उन्होंने। ये बस एक सोच की बात है, लीडरशिप की बात है, विजन की बात है, लोगों के प्रयास की बात है, और ये हम हर वो चीज़ से करना चाहते हैं। हम कनेक्ट देते हैं हमारे सारे डेवलपर्स को, हम उनको विजन देते हैं कि ये सब हो सकता है, हम उनको लोगों जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उनके साथ मिलाप दे देते हैं, ये सारा करना, और उसके आगे उनको स्किल करते हैं। आप जानते हो आज की तारीख में क्रेडाई की 2 IIM से टाई अप है, IIM बैंगलोर एंड IIM अहमदाबाद। हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो आए वहाँ पे, एक दूसरे से सीखे, जो हम सिखा रहे हैं थ्रू द कोर्स वो सीखें, और एक कनेक्ट बनाएं जो लाइफ लॉन्ग रहेगा लोगों के साथ। योर नेटवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लोगों को ऑलवेज ये कहता हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड आप कितना लोगों से सीख सकते हो। हर कोई किताबी नॉलेज नहीं पा सकता। मैंने जितना सीखा है लोगों से बात करने में ही सीखा है, और ये जो है ये हमारे डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर ओकेजन में, क्रेडाई के ओकेजन में ऐसा चाहता हूँ कि कोई ना कोई बड़ी हस्ती आए जिसके पास एक दूर देखने की संभावना हो, ताकि वो लोगों को बता सके कि ये जो इशू है वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म विजन सही रहना चाहिए। एंड हमने ये नेटकॉन में लास्ट टाइम अबू धाबी में किया था, जब हमने मिस्टर मेनन को बुलाया था शोभा के, तो उन्होंने उनकी लाइफ स्टोरी बताई, और आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोले मैं डिप्रेशन में था 2018 में, मैं डिप्रेशन में था क्योंकि सब मार्केट्स एकदम हो गई थी। फिर मैंने अपने आप को संभाला, और आज की तारीख में आप देखिए तो इज डूइंग $5 बिलियन वर्थ ऑफ सेल्स इन वन दुबई। तो यही चाहिए लोगों में, एक तरीके की ताकत, एक तरह की बिलीफ, और एक तरह की हुनर या एबिलिटी, और ये तीनों को, चारों को साथ में आप जोड़ दो, लोगों को साथ में जोड़ दो, तो भारत की ग्रोथ जो है वो, जो पुराने ज़माने में हम पढ़ते थे 26% ऑफ द वर्ल्ड GDP था बिफोर द ब्रिटिश केम, शायद वो दिन दूर नहीं है। राइट। तो क्योंकि आपने लीडरशिप की बात करी, एंड टू कंक्लूड दिस थिंग, मैं क्योंकि क्रेडाई में अब लीडरशिप का चेंज होने वाला है, आपका टेन्योर अब ख़त्म होगा और शेखर पटेल वहाँ से आगे लेकर जाएंगे, तो दोनों से एक छोटा सवाल। शेखर भाई, जब आप अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे क्रेडाई प्रेसिडेंट की, क्या थॉट है, क्या विजन होगा, कहाँ लेकर जाना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो बोमन ने पिछले 2 साल में लीडरशिप की है और क्रेडाई के जो पहलू सेट किए हैं, मैं उसी को आगे ले जाना चाहूँगा। उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहूँगा उसको आगे, क्योंकि एक आपका जो ट्रांजिशन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो आप हर 2 साल में लीडर चेंज हो जाए और आपकी सब समितियाँ चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो क्रेडाई का एक फोकस है वो 10 साल तक, 20 साल तक एक ही फोकस रहना चाहिए। हमको डेवलपर को नॉलेज देना है, हमको लेबर को स्किल करना है, हमको CSR के लिए काम करना है, गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी के डिस्कशंस करने हैं, और पॉलिसी बेटर कैसे हो सकती है कस्टमर्स के लिए, वो काम करना है। वो जो बेसिक चीज़ है उसको ही मैं आगे ले जाना चाहूँगा। ठीक है। रमन साहब, आप अपने इस 2 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? व्हाट वन थिंग यू वुड लाइक कि शेखर भाई उसको और आगे बढ़ाएं और इनहांस करें अपार्ट फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू थॉट आई हैव डन समथिंग, तो मेरी शेखर भाई से अभी मैं आपको लिखित दे देता हूँ, वो इसे 3 या 4 दुगना टाइम ज़्यादा करेंगे। वेरी कैपेबल लीडर जो एकदम बिलीव्स इन एक्शन, और मैं तो एकदम खुश हूँ कि ही इज़ टेकिंग ओवर एज प्रेसिडेंट वेरी सून, और जो एक ये नया काल जो आने वाला है इज़ गोइंग टू बी ट्रेल ब्लेजिंग एट द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर इंडियन रियल एस्टेट। बट ये लास्ट 2 साल में, या तो लास्ट 10 साल में, जब से गीतांबर जी ने प्रेसिडेंसी ली, फिर जक्षय भाई आए, दादा आए, सतीश मगर जी आए, हर्षवर्धन जी आए, और अब मैं हूँ यहाँ पे, मैंने एक चीज़ सीखी है बहुत अच्छी तरह से कि लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग लीडर्स। लोगों को एक एबिलिटी दो, एक डायरेक्शन दो, और फिर उन्हें वो डायरेक्शन में आगे बढ़ने की पूरी छूट दे दो, लेट देम ग्रो। हम ज़्यादा करके क्या करते हैं एज लीडर्स, वी गेट वेरी कंसर्न्ड अबाउट ये ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि मेरे से होशियार लोग मेरे आजू बाजू ही हैं। आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि आई एम सराउंडेड बाय द स्मार्टेस्ट पीपल, और अगर उनको मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दूँ, एक चांस दूँ बढ़ने का, तो कमाल कर देते हैं। हमारी यूथ विंग को आप देख लीजिए, दे हैव बिकम टाइगर्स। वो सब ईच वन ऑफ देम हैज प्रूवन हिमसेल्फ। हमारे जितने स्टेट की लीडरशिप है आप उनको देखिए, दे हैव ऑल बिकम ग्रेट अचीवर्स, और बाय देमसेल्व्स नहीं, उन्होंने पूरी टीम बना रखी है उनकी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट हर्षवर्धन जी ने जो एक नेट कार्बन ज़ीरो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए जो टारगेट की 2050, मेरा ये मानना है हम जिस तरह से चल रहे हैं वो शायद उनकी टारगेट को भी उससे ज़्यादा क्विकर क्लोज कर सकें। एक और चीज़ जो मैंने एक पहल ली थी और शेखर भाई ने बहुत स्ट्रांगली उसको आगे बढ़ाने का सोचा है,
हम ये जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर डिवीजन बंद कर देना चाहते हैं। तो विमेंस विंग करके हुआ करता था, हम विमेंस विंग को मेन विंग में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, यूथ विंग तो चालू रहेगा, बट विमेन जो आज की तारीख में आप देखिए तो कितने विमेन लीडर्स हैं हमारे पास, ये सबको हम मेन स्ट्रीम में ले लें। तो जैसे लोग कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू डू अ गुड जॉब यू गिव अ मैन, इफ़ यू वांट टू डू इट इवन बेटर गिव अ वुमन। तो मेरा ऐसा मानना है कि वी विल अचीव दैट लेवल ऑफ ग्रोथ ऑल्सो वेरी वेरी सून। और लास्ट, मैं जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में ऑलवेज बोलते रहा हूँ, वी हैव टू चेंज द वे वी लुक एट आवर इश्यूज़, और कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे हम जिस तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। और मार्केट बहुत बड़ा है, मैं लोगों को ऑलवेज बोलता हूँ आप एक दूसरे के साथ कम्पीट मत करो, आप साथ में कोऑपरेट करके टेक्नोलॉजीज़ लाइए, अपनी सिटी को बेटर बनाइए, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाइए। एंड दिस इज़ वेयर आई सी क्रेडाई गोइंग इन द टाइम टू कम, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। राइट, तो ये पवन साहब का विजन है, और आगे शेखर भाई ने अपनी बातें कहीं। और क्रेडाई एक वैसे तो डेवलपर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्रेडाई से, तो आपके लिए मतलब कंज्यूमर्स के लिए उसमें क्या है, किस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, रियल एस्टेट को आप इनके नज़रिए से कैसे देखें, क्योंकि आप दोनों ही आपस में मिलते हैं और इस तरह के समिट्स पे वो बात करने का मौका मिलता है। तो आई होप आप दोनों को आपकी चीज़ों के लिए शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी बातचीत एक अलग नज़रिए से काफ़ी काम की होती थी, इसलिए आप सभी का भी ये बातचीत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।